है एवरीवन, दिस इज शिवम एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एडू कार्ड सैम्पल पेपर 8 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। आते हैं और एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है हाउ डज द मेटालिक कैरेक्टर वेरी अक्रॉस द पीरियड, यानी मेटालिक प्रॉपर्टी जो होता है अक्रॉस द पीरियड कैसे वेरी करता है, इसके बारे में सिंपली पूछा हुआ है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो डिलीटेड पोर्शन से दे दिया गया है, जो कि हो सकता है बाय मिस्टेक यहाँ पे दे दिया गया हो, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 5 यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का ये सिंपली हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। हालांकि क्या होता है कि जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो यानी लेफ्ट टू राइट जाते हो तो ये सिंपली डिक्रीज करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आपके मन में यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कि अगर एग्जामिनेशन में यानी फाइनल बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया जो डिलीटेड पोर्शन से है तो हम क्या करेंगे। तो उसका मैं एक ही रिप्लाई देना चाहता हूँ कि उस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है, मतलब नहीं के बराबर, लगभग 99% है कि नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन जो होता है, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया में उसको सप्लाई करना है, तो उस पर 3-4 बार जो पैनल होती है वो एक बार उसको क्या बोल सकते हैं, इवोल्यूएट करती है कि क्वेश्चन सही बना है या नहीं बना है। ठीक है, तो टेंशन मत लो, फाइनल बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेकंड में देखो क्या है, येलो पाउडर एक्स है ना, एक पीले कलर का पाउडर है जिसका नाम क्या है, एक्स है। गिव्स अ पंजेंट स्मेल, जो कैसा देता है, एक पंजेंट स्मेल देता है। इज लेफ्ट ओपन इन एयर है ना, जब उसको क्या रखा जाता है, एयर में ओपन रखा जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ड्राई कंपाउंड वाई, इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, तो एक ड्राई कंपाउंड वाई से इसका प्रिपरेशन किया जाता है विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ ऐड करके। अब ये क्लोरीन जैसे ही इसने दे दिया ना, अब हमें हिंट पता चल गया कि एक जो येलो पाउडर है ना, उस वो जो है वो एक्चुअल में है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। यानी कि कौन सा होगा, एक्स जो होगा वो CaOCl2 होगा। सर हमें तो CaOCl2 का कलर नहीं पता था, तो हम कैसे बनाते, देखो जो आपको पता नहीं है, ठीक है, आप उसी से केवल आंसर नहीं बता सकते हो। ठीक है, आप जो पता है उससे भी आंसर बता सकते हो। कैसे, जैसे आपको पूरा क्या है कि एक्स जो है येलो पाउडर है, अगर आप A, C और D ऑप्शन देखो तो तीनों में ही एक्स को कितना लिया है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कौन सा है, सेलेक्ट ग्लाइम। और ये कैसा होता है, तो पहली बात तो ये पाउडर होता नहीं है, ये तो एक्वस सॉल्यूशन होता है, वो भी वाइट कलर का होता है। पाउडर तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, जिसको क्विक लाइम आप बोलते हो, जिसको मार्केट से आप खरीद कर लाते हो। तो इस बेसिस पे कौन सा हो गया, A, C और D तो नहीं होगा, तो पक्का है कि कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देख लो कितना सिंपल सा था। थर्ड में देखो क्या है, थर्ड में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंप्लीट रे डायग्राम, है ना, इसमें से कौन सा जो है वो कंप्लीट रे डायग्राम को शो करता है। अगर आप नीचे में देखो तो हमारा प्रिंसिपल जो एक्सिस है उसके पैरेलल में एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है, और आपको पता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो फोकस से ही क्रॉस करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगा, बिल्कुल कभी नहीं करेगा। बी में देखो ये कहाँ से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है, बिल्कुल सही बात है कि वो कहाँ से पास करेगा, तो सिंपली फोकस से पास करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सी और डी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। फोर्थ में आ जाओ क्या है, फोर्थ क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से देखियो क्या है, अ मैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज प्लेन मिरर एज सोन इन द फिगर, है ना, एक मैन जो है वो कहाँ है, एक लार्ज प्लेन मिरर के फ्रंट में सिंपली खड़ा आता है। ठीक है, हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज, है ना, तो वो कितना दूर चलेगा कि वो अपने इमेज से 5 मीटर के दूर पे रहेगा। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अभी अगर आप फिगर में देखो तो ऑब्जेक्ट जो है वो कितना है, मिरर से कितना दूर पे है, तो 10 मीटर है। तो अगर मिरर से 10 मीटर है तो मिरर से इमेज कितना पीछे बनेगा, मिरर के अंदर कितना बनेगा, तो 10 मीटर, है ना। यही तो नॉर्मल होता है कि अगर आप मिरर के सामने खड़े रहते हो तो जितना दूर आप खड़े रहते हो आपको लगता है कि उतना ही दूर हम लोग का इमेज भी बन रहा है, यानी कि अगर 10 मीटर मिरर से है तो 10 मीटर अंदर भी बनना चाहिए, यानी कि एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस जो है डबल है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि इमेज से
आपका डिस्टेंस जो है 5 मीटर हो तो उसको 2.5 मीटर में खड़ा होना पड़ेगा। भाई 2.5 मीटर में खड़ा होगा ना तो 2.5 मीटर अंदर इमेज बनेगा, तो इमेज का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। तो अब यहाँ से कितना दूर चलेगा, तो 2.5 मीटर तक पहुँचना है उसको, तो सिंपली 7.5 मीटर तक चलेगा, है ना, 7.5 मीटर चलेगा तो 2.5 मीटर बच जाएगा। यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, और आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर सी भी है, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। ये जो आपको बस कंफ्यूज करने के लिए है कि आप अचानक से देखो और टिक मार करके निकलो। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यूनिट भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आओ, क्या है, अ लाइट रे स्ट्राइकिंग अ ग्लास प्रिज्म इज डिपिक्टेड इन द फिगर। अच्छा, यहाँ पे आपको दिया है ग्लास प्रिज्म पे जा रहा है, ए बी सी डी बहुत सारे एंगल आपको दिए गए हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। द इमेज हैज लेबल्ड इंडिकेटिंग द डिफरेंट एंगल। ठीक है, हाँ दिख भी रहा है हमें, विच एंगल इन टर्न डिस्प्ले द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है और रिफ्रैक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बारे में सिंपली हमें बताना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है ना, इंसिडेंट रे आपको दिख रहा होगा, एरो से उसको सिंपली शो किया गया है, और पैरेलल नॉर्मल आपको दिख रहा होगा, परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा, कौन सा, जो डॉटेड लाइन के थ्रू शो किया गया। दोनों के बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ए। कौन सा है, एक ही तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिख गया कि वही आपका राइट आंसर होगा। फिर उसके साथ रिफ्रैक्शन भी पूछा हुआ था एंगल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्टेड लाइट। जो एंगल सी के नीचे आपको लाइट ब्लैक कलर का दिख रहा है वही आपका क्या है, रिफ्रैक्टेड लाइट है, और नॉर्मल आपको डॉटेड वाला दिख रहा है। तो मे बी डी ही एंगल होना चाहिए, हालांकि वो एंगल बनाया नहीं है, जैसे सब में साइन एंगल का बना होता है, वो तो साइन बना हुआ नहीं है, तो डी ही होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो 6th में आ जाओ, क्या है, आइडेंटिफाई द मेथड इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। अच्छा, हमें उस मेथड के बारे में बताना है जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करा जाता है और वो सिंपली क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में। तो देखो ग्लूकोज जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। तो ऑप्शन में देखो क्या है, ए एनारोबिक रेस्पिरेशन, हाँ बिल्कुल सही है। बी देखो दिया है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन देकर आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, है ना। आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है, बट जो फर्मेंटेशन है ना, फर्मेंटेशन भी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही एग्जाम्पल है। यानी कि ए बी सी तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि कैसे हमने सॉल्यूशन किया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो। नीचे में जो फिगर दिया है उसको सिंपली आपको ऑब्जर्व करना है। एक ट्यूब है और नीचे में है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, है ना। तो ये भी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया है। देखो क्या है, व्हाई डज लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये देखो अगर कहीं भी आपको ऐसा दिखे ना लिखा हुआ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, है ना, तो इसका मतलब समझो कि एक ही इशारा है CO2 के बारे में। ठीक है, तो चलो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है CO2 इज रिलीज्ड, वहां से CO2 रिलीज हुआ इसीलिए ये हुआ, बिल्कुल यही हमारा सही है। CO2 कंज्यूम, अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर लाइम वाटर भी तो कंज्यूम कर रहा है तभी तो, बट यहाँ पे सारा का सारा जो बात होता है ना, वो बात हो रहा है ह्यूमन को लेकर, है ना, जो टेस्ट ट्यूब में आपको दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो सिंपली क्या करेगा कि रेस्पिरेशन, ये जो चैप्टर है वो सिंपली किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेशन वाले टॉपिक से। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम लोग O2 जो है इनहेल करते हैं और एक्सेल क्या करते हैं, CO2 एक्सेल करते हैं। तो सिंपली बात किस पे हो रहा है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड बात हो रहा है, तो CO2 रिलीज्ड करेगा ना, तो बस इस बेसिस पे आपको लिख देना है CO2 रिलीज्ड। ठीक है, अगर आप ऐसे सोचो तो आपको मन में आएगा कि CO2 भी तो कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम नहीं करेगा तो लाइम वाटर मिल के कैसे होगा। बट आपको ये चैप्टर भी ध्यान देना है कि कौन सा चैप्टर से सिंपली ये रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, हाउ इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्ट्रोमेटल पोर्स रेगुलेटेड इन प्लांट्स। कौन करता है, तो सिंपली गार्ड सेल ही करता है रेगुलेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 9th में देखो क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, है ना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल का दिया हुआ है। Material is defined as the electrical resistance of a conductor having
अच्छा, इसमें हमें एक तरफ एरिया दिया हुआ है, एक तरफ लेंथ दिया हुआ है। देखो, एरिया हो या लेंथ हो, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। मेन मोटिव क्या होता है, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। और ज़्यादातर केस में हम लोग मीटर ही लेते हैं, है ना। जैसे ओम मीटर, आपने रजिस्टिविटी का यूनिट क्या देखा है, ओम मीटर, यानी कि लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ठीक है। और एरिया भी किस में होना चाहिए, मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। तो चलो देखो क्या है, ऑप्शन ए में मीटर स्क्वायर है लेकिन लेंथ सेंटीमीटर में, गलत हो गया भाई। बी में देखो एरिया आपको मीटर स्क्वायर है और लेंथ आपका मीटर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सी में देखो तो एरिया सेंटीमीटर में है और लेंथ मीटर में है, तो बिल्कुल गलत हो गया। उस ऊपर से डी ऑप्शन में देखो तो 100 मीटर स्क्वायर नहीं, यूनिट मीटर स्क्वायर में, यूनिट लेंथ में, यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया में कितना सिंपली रेजिस्टेंस पास कर रहा है ना, इसको सिंपली हम लोग बात करते हैं कि वो उसका रेजिस्टिविटी होता है। तो 100 वाला तो नहीं होगा, ठीक है। यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, आइडेंटिफाई ए एंड बी, है ना। ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। सिंपली आपको इथेनॉल दिया है, इथेनॉल का जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो, ए वाले पार्ट में देखो तो CrO3 के प्रेजेंस में, कहाँ से, तो CH3COOH, यानी इथेनॉइक एसिड के प्रेजेंस में सिंपली अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे ना तो क्या बनेगा। अब ये चैप्टर कहाँ से है, ये क्वेश्चन कहाँ से है, तो ये है कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर से। अगर अच्छे तरीके से क्लियर है, अगर सारा रिएक्शन वाला पार्ट, एडिशन रिएक्शन हो गया, फिर कंबसन रिएक्शन हो गया, फिर स्ट्रेफिकेशन रिएक्शन हो गया, मिसेल्स फॉर्मेशन हो गया, ये वाला पोर्शन अगर आपको बहुत अच्छा है ना, एकदम देख कर ही बता दोगे कि ए पार्ट में जो है ना, वो जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो उसमें फॉर्मेशन होता है इथेनॉल का, है ना। एल्डिहाइड ग्रुप सिंपली जो है यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। जबकि बी पार्ट में केमेनोफोन के प्रेजेंस में जो है ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि इथेनॉइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो देख लो, इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ही में आपको देखने को मिल रहा है कि ए जो है इथेनॉल है और बी जो है इथेनॉइक एसिड, वही कार्बोक्सिलिक एसिड। इथेनॉइक एसिड हमें देखने को मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। CO2 और H2O लिखने का तो कोई सवाल ही नहीं है भाई इसका कोई सवाल ही नहीं बनता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है, 11 में दिया हुआ है, मैनी पीपल्स इन अ विलेज हैज ग्रोइंग swollen neck which was a problem for the hilly areas inhabitant, है ना। swollen आपको देखने को मिलेगा कहाँ के पास, नेक के पास, मतलब सिंपली क्या होता है, वहाँ पे ग्वाइटर बन जाता है। और ग्वाइटर किसके कारण सिंपली बनता है, तो डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, यही होता है। चलो ऑप्शन में ही अगर आप देखना चाहो तो देखो ऑप्शन नंबर बी भी दे दिया है, ठीक है। बस क्वेश्चन इतना से ही हमने पढ़ लिया, आगे देखो देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, हो सकता है हम गलत भी हो सकते हैं। अ डॉक्टर कम्स इन द विलेज केयरफुली listen to the residents problem and gave them a advice to substitute iodized salt for regular salt in their food। हाँ बिल्कुल वही है भाई, वही है। the issue was largely resolved within a few months, है ना, वो resolved हो गया। what was the cause of the swollen neck of people in the village, है ना, आयोडीन की कमी है। आयोडीन की कमी तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लाइक थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ 12th में आ जाओ। What kind of substance are introduced in the food chain by biological magnification, है ना, किस टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, इंट्रोड्यूस्ड होता है फूड चेन में, किसके थ्रू, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। भाई बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल और टॉक्सिक हमें देखने को मिलता है। लाइक एक बार ये फूड चेन में अगर इंटर कर गया ना, तो ये धीरे धीरे अपना परसेंटेज क्या होता है, इंक्रीज भी करने लगता है, और फिर वो ज़्यादा चांसेस है कि उस स्पीसीज का, मतलब बहुत ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलता है, प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ए में हार्मफुल है, हार्मफुल तो है बट टॉक्सिक भी है, ठीक है। बी नॉन टॉक्सिक गलत है, हार्मलेस गलत है। तो डी ऑप्शन में देखो हार्मफुल एंड टॉक्सिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, स्टडी द VI ग्राफ ऑफ टू रेसिस्टर R1 एंड R2 गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, अगर आप देखो तो VI ग्राफ है, यानी कि वोल्टेज करंट ग्राफ देखने को मिल रहा है। R1 का स्लोप ऊपर की तरफ है, R2 का स्लोप जो है नीचे की तरफ है, यानी कि R1 बड़ा है, R2 छोटा है, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है, आफ्टर स्टडिंग द ग्राफ द स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को राइट करता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या है। पहला में दिया है, रेसिस्टेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज द स्लोप ऑफ VI ग्राफ। रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का, वो क्या होता है, VI ग्राफ का स्लोप होता है। बिल्कुल सही बात है, ये जो आपको दिख रहा है VI ग्राफ का स्लोप ही तो है। R क्या है, Y = mx + c, हालांकि ये आपने नहीं पढ़ रखा होगा, बट ये एक्चुअल में क्या होता है, स्लोप ही होता है, ठीक है। चलो अच्छी बात है।
सेकंड में देखो क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द, नहीं बिल्कुल नहीं, डिपेंड करता है, जो ऑप्शन नंबर ए में था। ठीक है। थर्ड में देखो क्या है, R1 इज ग्रेटर देन R2, हाँ बिल्कुल, अभी हमने कुछ देर पहले बात किया था कि R1 जो है वो सिंपली क्या होगा, बड़ा होगा R2 से। ठीक है। फोर्थ में दिया है R2 इज ग्रेटर देन R1, नहीं, R2 बड़ा नहीं होगा, R1 बड़ा होगा, यानी फर्स्ट और थर्ड सही है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलो अच्छी बात है। फिर 14th में आओ, 14th में देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका हम लोग। एन ओल्ड एज पर्सन कंप्लेंट ऑफ एक्यूट पेन इन स्टमक, है ना, उसमें क्या हो रहा है, पेट में सिंपली क्या हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। डॉक्टर गेव अ मेडिसिन एज सोन एंड द फॉलोइंग इमेज, है ना, एंटासिड देता है, यानी कि उसमें क्या होता है, एसिडिटी हो गया होगा। एसिडिटी को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बेस सिंपली लेते हैं, जैसे इनो हो सकता है या फिर एंटासिड में कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। ही गोट द इमीडिएट रिलीफ, उसके बाद उसको आराम मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंटासिड इज बेसिक इन नेचर, बिल्कुल सही बात है यार, बेसिक होगा तभी एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। सेकंड में है एंटासिड न्यूट्रलाइज एसिड इन स्टमक, बिल्कुल सही बात है। सी में है बोथ ए एंड बी, है ना, दोनों होगा, हाँ ये बात भी सही है। फिर डी पास्ट में दिया है एंटासिड इज एसिडिक इन नेचर, एंटासिड जो होता है एसिडिक होगा तो और पेट दर्द देगा, मारेगा बुढ़वा जाकर। ठीक है, मतलब ओल्ड पर्सन था, बुढ़वा बोल दिया गलती से, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, तो सिंपली क्या करेगा वो ना, उसको बहुत मारेगा। ठीक है, कि तुम हमको एसिड दे दिए हो, तो पहले थोड़ा दर्द था और ज़्यादा दर्द दिलवाओगे तुम। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करेगा कि बेस देगा जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या है, एन अननोन रेसिस्टर हैज़ 5 मिली एम्पियर करंट, है ना, 5 मिली एम्पियर करंट है। ठीक है, फॉलोइंग थ्रू इट व्हेन 10 वोल्ट आर अप्लाइड टू इट, है ना, वो कब करता है कि जब 10 वोल्ट उसमें सिंपली क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। फॉर द सेम रेसिस्टर, है ना, सेम रेसिस्टर के लिए हमें बताना है कि द अप्लीकेशन ऑफ 20 वोल्ट, तो अगर हमारे पास कितना होगा, 20 वोल्ट हो जाएगा, तो उस केस में इट विच रिजल्ट इन द करंट फ्लो, तो करंट फ्लो के बारे में हमें बताना है कि कितना होगा। देखो देखो, अगर आप बोर्ड पे सॉल्व करना चाहो तो मैं सॉल्व कराना चाहूँ तो करा दूँ, बट देखो यहाँ पे ऐसा बोर्ड पे सॉल्व करने वाला ये क्वेश्चन है नहीं, ये आप देखोगे और आंसर बता दोगे। बोलोगे कैसे, देखो आपको पता है, अगर ओम्स लॉ अगर आपको याद हो तो वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, है ना, v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है i के, यानी v बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, i भी बढ़ेगा। तो अगर आप दोनों केस में देखो तो पहले वाले केस में करंट कितना है, 5 मिली एम्पियर। ठीक है सर, और जो वोल्टेज है वो कितना है, 10 वोल्ट हो जाता है। बट दूसरे केस में देखो 20 वोल्ट है तो करंट पूछा हुआ है, यानी कि वोल्टेज कितना हो गया, डबल हो गया, पहले 10 वोल्ट था अब 20 वोल्ट हो गया है। तो करंट क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, तो करंट भी डबल हो जाएगा, यानी कि करंट जो पहले कितना था 5 मिली एम्पियर, अब कितना होगा डबल होकर, तो 10 मिली एम्पियर, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो कहीं जरूरत पड़ा, अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो कि पहले रेसिस्टेंस निकाल लो फल केस में और दूसरे केस में रेसिस्टेंस और वी को पुट कर दो, आई निकल जाएगा आपका, बट उतना करने का जरूरत ही नहीं है, ये देखो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू है ना, हमें शो थोड़ी करना है, हमें बनाकर थोड़ी उसको दिखाना है, हमें तो बस राइट आंसर चाहिए। तो क्योंकि वोल्टेज डबल था तो करंट भी क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है i के, है ना, ये बात आप अपने मन में बहुत अच्छे तरीके से याद रखोगे। 16th में क्या है, स्टूडेंट कनेक्टेड अ सिंपल सर्किट फॉर वेरीफाइंग ओम्स लॉ, एक स्टूडेंट है जो क्या करता है, एक सिंपल सर्किट को सिंपली क्या करता है, कनेक्ट करता है, किसके लिए, ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए। तो चलो इसके बेसिस पे हमें कुछ कुछ रीडिंग दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अच्छा इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट को नहीं, इनकरेक्ट को। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या दिया है, रीडिंग ऑफ एन एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट बिकम हाफ, है ना, रेसिस्टेंस। देखो अगर आप देखो तो R इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आई, R इक्वल्स टू मन में करो, ठीक है, या फिर कोई पेज निकालो और वहां पे लिखते चलो, R इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आई, और R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया I के, यानी कि अगर आप करंट को रेसिस्टेंस को अगर डबल करोगे तो करंट तो हाफ होगा ही होगा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है।
ठीक है, हमें इनकरेक्ट चाहिए। सेकंड में देखो क्या है, रीडिंग ऑफ एमीटर, यानी कि करंट का रिलेशन पूछा है कि रेसिस्टेंस को अगर हाफ करोगे तो करंट डबल हो जाएगा। अरे भाई उसी के अकॉर्डिंग करो ना, रेसिस्टेंस को अगर हाफ करोगे तो करंट ऑटोमेटिकली डबल होगा। रेसिस्टेंस यानी कि करंट को रोकने वाला कोई नहीं होगा, है ना। रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता ही है, तो अगर रोकने वाला ही हाफ हो जाएगा तो करंट तो ज्यादा फ्लो करेगा ही करेगा, यानी सेकंड भी सही है। थर्ड में देखो क्या है, रीडिंग ऑफ एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट, ठीक है, बिकम हाफ द वोल्टेज इज डबल, यानी कि वोल्टेज को डबल करोगे तो करंट हाफ हो जाएगा। बिल्कुल ही बकवास स्टेटमेंट है। बोलोगे कैसे, V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, यानी करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। अगर वोल्टेज को डबल कर रहे हो तो करंट भी डबल होगा, बट यहाँ लिखा है हाफ होगा, यानी कि यही थर्ड जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक तो हमें मिल गया। ठीक है, फोर्थ में क्या है, रीडिंग ऑफ एन एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट, ठीक है, इज हाफ द वोल्टेज इज हाफ, है ना। क्या है कि अगर आप देखो कि सर्किट में जो करंट है वो भी हाफ हो जाएगा अगर वोल्टेज को अगर आप हाफ कर देते हो तो। हाँ बिल्कुल, ये भी सही बात है, यानी थर्ड और फोर्थ दोनों सही होगा, बट इसमें थर्ड और फोर्थ का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कौन सा होगा, ओनली 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अच्छी बात है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 to 20 में ये आपको असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, हमें पता है। ऑप्शन भी आपको पता है, ऑप्शन जो है नॉर्मल जो ऑप्शन रहता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलो 17 में आ जाओ। असर्शन में दिया हुआ है एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रेटेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड इज कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन। हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, एकदम 100% सही है। ठीक है, फिर देखो रीजन में क्या दिया है, एड्रेनलिन हार्मोन इज सेक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू द फियर, एंगर, जॉय, कोल्ड एंड इमोशनल स्ट्रेस। हाँ बिल्कुल, यही तो हमारा, इसीलिए तो इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं, क्योंकि जब डर होता है तो यही हार्मोन्स होता है। हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, और गुस्सा से मेरे को याद आया आजकल मेरा, इससे पहले अगर आपने देखा होगा तो कुछ दिन मैं वीडियो नहीं बना रहा था। ठीक है, अगर आप नॉर्मली ये चैनल अगर फॉलो करते होगे आप तो सिंपली क्या होता है, उसका रीज़न वही था कि मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, और गुस्से में ना लाइक एक एक्सीडेंट होने वाला था, वो सिंपली बच गया। तो उसी में मैंने क्या किया कि जो पर्सन था उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया, है ना, उसका कॉलर पकड़ लिया था सिंपली। तो उसी केस में मेरे फ़ोन जो था हेलमेट के अंदर लगाया हुआ था, वहाँ से गिर गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, कुछ देर के बाद भूल गया। ठीक है, तो ये किसका गलती था, हमारी गलती नहीं थी, ये थी एड्रेनलिन हार्मोन की। ठीक है क्या कर सकते, बस वही सोच कर नया फ़ोन खरीदा हूँ मैं, कोई बात नहीं, सह लेंगे। 18 में आओ। 18 में क्या दिया है, असर्शन में दिया है न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स आर ऑब्जर्व्ड इन F2 ऑफ स्क्रीन व्हेन टॉल प्लांट्स विथ राउंड सीड्स आर क्रॉस्ड विथ द शॉर्ट प्लांट्स विथ रिंकल सीड्स। अच्छा देखो, फिर से देखो थोड़ा सा, क्या है, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स आर ऑब्जर्व्ड, नया कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा F2 ऑफ स्क्रीन में, जब आप टॉल प्लांट्स के सीड्स का, ठीक है, राउंड सीड्स का, सॉरी, आर क्रॉस्ड विद द शॉर्ट प्लांट्स विथ रिंकल सीड्स। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कौन सा डाई हाइब्रिड क्रॉस हमें दिख रहा है ना, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में तो हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, यानी असर्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या है, रीजन में दिया है टॉलनेस एंड राउंड सीड्स आर बोथ डोमिनेंट ट्रेड्स। हाँ बिल्कुल, जो डॉफ होता है और जो रिंकल्ड होता है वो रिसेसिव होता है, जबकि टॉलनेस और राउंड जो होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेड्स हमें देखने को मिलता है, बट दोनों का कहीं से भी रिलेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 19 देखो क्या है, असर्शन में दिया है कि फूड चेन इज अ पार्ट ऑफ फूड वेब। फूड चेन जो होता है फूड वेब का पार्ट है, बिल्कुल सही बात है यार, हमने पढ़ रखा है कि फूड वेब एक्चुअल मतलब फूड चेन एक्चुअल में क्या होता है, एक पार्ट होता है फूड वेब का। ठीक है, चलो अच्छी बात है। रीजन में देखो, फूड चेन हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। उसको क्या मतलब है भाई, फूड चेन जो है वो हेल्प करता है कि स्टेबलाइज कर सके जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसके पॉपुलेशन को। नहीं, बिल्कुल इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है, वो तो सिंपली किसमें, एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करेगा, उसके सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि हमारा क्या, असर्शन तो सही है बट रीजन फॉल्स है, यानी कि कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आ जाओ 20 में देखते हैं क्या है। 20 में दिया हुआ है, असर्शन में दिया है कि इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल, है ना, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम हाफ।
अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर को अगर आप डबल कर देते हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा हाफ हो जाएगा। ये रेसिस्टेंस वाले चैप्टर से है जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। और अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे, है ना, क्या कर रहा है, लेंथ को डबल कर रहा है ना, हाँ, अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो एरिया जो है वो तो ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा, एकदम पतलू सन हो जाएगा भाई। अगर एक मोटा वायर है उसके लेंथ को, उसी वायर के लेंथ को अगर आप डबल कर देते हो, ठीक है, तो उसका एरिया पतलू हो जाएगा, जितना पहले मोटू था उससे हाफ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि असर्शन तो सही है। रीजन में देखो, द रेसिस्टेंस विल बी डबल्ड, है ना, रेसिस्टेंस जो होगा डबल हो जाएगा, नहीं, रेसिस्टेंस जो है वो डबल ना होकर 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। आप सिंपली सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी असर्शन ट्रू होगा, बट हमें रीजन जो है वो फॉल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि सारा का सारा एमसीक्यू वाला पार्ट आपको बहुत ही खतरनाक तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।